नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड में नजर आ रही है और प्रदेश सरकार की ओर से कराए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पहले ये अभियान 31 मार्च तक था, लेकिन अब इस सदस्यता अभियान को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च तक के आंकड़े भी कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिए हैं, जिसमें राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद सिकराय विधानसभा प्रदेश में दूसरे स्थान पर आया है। यदि प्रदेश सरकार के मंत्रियों की बात करें तो महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का विधानसभा क्षेत्र सबसे अव्वल रहा है। कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान में सिकराय विधानसभा पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर और दौसा जिले में पहले नंबर पर आ रहा है। दौसा के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो लालसोट 8वें स्थान पर, दौसा 17वें स्थान पर, बांदीकुई 31वें स्थान पर और महवा 73वें स्थान पर रहा है। सिकराय विधानसभा क्षेत्र दूसरे नंबर पर आने के बाद महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने सिकराय विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का आभार जताया और जनता का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए कार्य और हाल ही में जारी किए गए बजट के बाद जनता में कांग्रेस के प्रति उत्साह है और अधिक से अधिक लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने नगर परिषद सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो सकती, उन ढाणियों में टैंकर्स की व्यवस्था की जाए। साथ ही नहरबंदी के दौरान लाडनू से वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर भी बात की गई। इस मौके पर सीवरेज और सड़कों में गुणवत्ता बढ़ते जाने के निर्देश भी विधायक ने दिए। बैठक में सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया, जिला कांग्रेस प्रवक्ता रहे मोहम्मद समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। एजेंडा हुई था कि भी पिछले 2 महीने से विधानसभा सत्र की वजह से ज़्यादा विचार विमर्श कोई मीटिंग भी नहीं हो पाई थी, वो था। साथ ही इसके अतिरिक्त और जो नगर परिषद के जो इश्यू हैं उसको लेके कभी पट्टों का अभियान 31 मार्च डेडलाइन थी, वो आगे बढ़ाई है, पर इस 31 मार्च तक क्या स्थिति हुई है उस पर डिस्कस है। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल का मुद्दा है कि जो शिफ्टिंग की परमिशन आ गई है उसको एग्जीक्यूटिव कैसे करें, उसके बारे में और इन्हीं 3-4 मुद्दों को लेके आज मीटिंग में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश की सभी राज्य सरकारों से जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से घोषित योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही राज्य सरकारों से कहा है कि ऐसे रकबे की पहचान और प्रमाणीकरण करके भेजें जिसमें अभी तक रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है, ताकि ऐसे इलाकों को लार्ज एरिया सर्टिफाई करके जैविक प्राकृतिक खेती और इसकी लाभकारी योजनाओं से किसानों को जोड़ा जा सके। कोटा के जाखोड़ा गांव में राम शांताय जैविक कृषि एवं अनुसंधान केंद्र का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी के साथ शुभारंभ करने के बाद तोमर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार ने जैविक प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए ढेरों योजनाएं लागू की हैं। साथ ही किसान भाइयों को कोटा में खुले इस कृषि केंद्र जैसे नवाचारों के साथ जुड़कर इनका भी फायदा उठाना चाहिए। सरकार के इन्वेस्ट राजस्थान अभियान की ओर से अलवर जिले में 7 अप्रैल को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन तान्या रिजोर्ट राजगढ़ रोड में होगा, जिसमें उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, सांसद, विधायक सहित कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उद्योग विभाग के कमिश्नर और एडीएम सिटी डॉक्टर सुनीता पंकज ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 5 जगहों पर नए उद्योग लगाने के लिए 128 प्रस्ताव मिले हैं। बीड़ा भिवाड़ी, पर्यटन विभाग और यूआईटी अलवर से 21 प्रस्ताव मिले। अलवर जिले से 190 इंडस्ट्रियल इकाइयों में करीब 5,516 करोड़ रुपए का निवेश और 17,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अंतिम कड़ी के अंदर, क्योंकि पूर्व में सभी जिलों के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट समिट हो चुकी है और ये राजस्थान में, ये अलवर जिले में अंतिम जो है इन्वेस्टमेंट समिट जो है 7 अप्रैल को अलवर में की। तो ये कहना चाहूँगा कि जब भी उद्योग स्थापित होता है तो सीधे रोजगार तो कुछ लोगों को मिलता ही है, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। और
कई लोगों की आमदनी में भी वृद्धि हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के प्रचार प्रसार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन के माध्यम से डेयरी की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही दूध पर देय अनुदान को 2 से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। सर्किट हाउस प्रांगण में गहलोत ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के प्रचार प्रसार वैन को रवाना किया। इस अवसर पर डेयरी से जुड़े सभी अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के किसानों दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि करने के लिए दुग्ध उत्पादक संबल योजना को आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ में दूध की आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को 1 अप्रैल 2022 से दूध पर देय अनुदान राशि 2 से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। दूध की खरीद के अतिरिक्त मिलने वाले इस 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान से पशुपालक किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। केश कला बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन महेंद्र गहलोत श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने महेंद्र गहलोत का जोरदार स्वागत किया। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से केश कला बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने श्रीगंगानगर जिले के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे पूरे राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी का दौरा कर कारीगर और हुनरमंदों की प्रगति के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मुझे इसलिए बनाया है कि मैं उन लोगों के बीच में जाऊं, उन लोगों के सुझाव लूं, उन लोगों के जो अंतिम छोर पर खड़ा जो नौजवान है, जो पिछड़ा हुआ तबका है, उन लोगों से राय लेकर के, उनके सुझाव लेकर के, और हम हमारी प्रोसीडिंग में कवरिंग लेटर लगा के प्रोसीडिंग में लेकर के बोर्ड की मीटिंग में और फिर राजस्थान कैबिनेट में भेज करके और उनके भले के लिए, उनके हित के लिए अच्छे से अच्छे काम करें। बूंदी रियासत के 26वें महाराव के रूप में कुंवर वंशवर्धन सिंह ने मोती महल में पगड़ी पहनी। वंशवर्धन सिंह को पगड़ी पहनाने का दस्तूर शनिवार को बूंदी की नवल सागर झील किनारे स्थित मोती महल में किया गया। बूंदी राज परिवार के राज पुरोहितों ने विधि विधान के साथ कापरेन ठिकाने के कुंवर वंशवर्धन सिंह को पगड़ी बांधने का दस्तूर पूरा करवाया। राज तिलक का हर दस्तूर बूंदी राजघराने की सनातन राज परंपरा के मुताबिक निभाया गया। कुंवर वंश सिंह ने पाग बांधने के बाद मोती महल में स्थित आशापुरा माता और बूंदी के आराध्य देव रंगनाथ जी के दर्शन भी किए। इसके बाद घोड़े पर सवार होकर तारागढ़ फोर्ट पहुंचे। वंशवर्धन राजगद्दी पर बैठे और नजराने की परंपरा निभाई गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलवर राजघराने के भंवर जितेंद्र सिंह, खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना सहित राजस्थान भर के राजघरानों के सदस्य मौजूद रहे। ये बात है, लंबे समय बाद रौनक देखने को मिली और मैं आशा करता हूं कि अब भविष्य में और अच्छी रौनक देखने को मिलेगी आपको। बहुत ही होनहार और बहुत ही एक विजन के साथ वंशवर्धन सिंह जी काम करेंगे और एक परंपरा है, हर परिवार के अंदर एक परंपरा होती है पाक की, हर राज परिवार के अंदर होती है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। महंगाई के खिलाफ गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और केंद्र सरकार का विरोध किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। इस मौके पर पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तब हर चीज के दाम बढ़ते हैं। जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम सबसे कम थे तब भी केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही थी और अब भी बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा भी जुमला साबित हुआ। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को खोखला करने का काम कर रही है। पूंजीपतियों के नियंत्रण में भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई महंगाई को कांग्रेस जिन्होंने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया, जिससे कि लोगों को राहत मिली है। चूरू के साहवा थाना पुलिस पर नीलामी के लिए रखे डीजल के ड्रमों में पानी मिलाने के संगीन आरोप लगे हैं। इस मामले में एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के सामने जांच कराने की मांग की है। लोगों ने बताया कि साल 2020 में साहवा पुलिस ने अवैध डीजल के 39 ड्रम जब्त किए थे।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल को साहवा थाने में जब्त डीजल के ड्रमों की नीलामी रखी गई थी, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया था। उन्होंने बताया कि बोली लगाने से पहले डीजल को जांच करने की बात कही और उस दौरान कुछ डीजल के ड्रमों में पानी मिला दिखाई दिया। इसके बाद साहवा पुलिस कर्मियों ने नीलामी के लिए अगली तारीख रखने की बात कही, लेकिन इसी बीच साहवा पुलिस कर्मियों ने गुपचुप तरीके से अपने चहेतों के साथ मिलकर मिलीभगत कर सभी ड्रमों की नीलामी कर दी। इस बारे में एसपी आनंद ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने डीजल के पानी होने की शिकायत की है। जब्ती के दौरान लिया गया डीजल का सैंपल एफएसएल भेजा भी गया है। हालांकि मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ को सौंपकर 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। संदेह मिला, माल हमें सही हालत में नहीं मिला, तो हमने कहा कि जो माल है कम है, जितना सही नहीं है उसको आप कटौती करके बाकी माल लोगों में हैंड ओवर कर दो, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना इलाके के एक युवक ने जमीन को लेकर परेशान किए जाने की वजह से आत्महत्या करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में युवक के परिजनों से मिलने के लिए चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह भी श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय पहुंचे। दरअसल युवक के परिजन उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हंगामा कर रहे थे जिनकी वजह से रियाज उर्फ राजू ने जान दी है। रियाज के परिवार वालों का आरोप है कि वर्तमान में धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जारावत के पुत्र समेत कई लोगों ने रियाज को जमीन को लेकर परेशान किया, जिसकी वजह से उसने जान दे दी। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसी वजह से उन लोगों ने युवक का शव लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एमएलए चंद्रभान सिंह अस्पताल पहुंचे और पुलिस वालों को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की ताकीद की। कोटा के कैथून कस्बे के गोदलिया हेड़ी से 3 किलोमीटर दूर दहारा गांव में खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। खेत से गुजर रहे तारों में स्पार्किंग होने से 25 बीघा में फैली गेहूं की फसल ने आग पकड़ ली। इस आग को बढ़ते देख स्थानीय ग्रामीणों ने नीम के पेड़ डालों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद ट्रैक्टर की मदद ली गई। 7 ट्रैक्टरों में कल्टी लगाकर जमीन की हकाई की गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 5 लाख की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित किसान केदार मीणा और महावीर मीणा के खेत से 50 मीटर दूरी पर 220 केवी का फीडर है। यहाँ से बिजली के तार खेत में होकर निकल रहे हैं। हवा चलने से तारों में स्पार्किंग हुई। चिंगारी खेत की फसल में गिरी, जिससे गेहूं की फसल से धुआं निकलने लगा। हवा चलने के साथ ही आग बढ़ने लगी और पूरे खेत तक फैल गई। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। खेत में आग लगते देख करीब 80 से 100 लोग मौके पर पहुंचे और अलग अलग तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की और फिर ट्रैक्टरों की मदद से आग बुझाई गई। पाली जिले में गर्मियां शुरू होने के साथ ही पेयजल संकट शुरू हो गया है। यहाँ के रोहट क्षेत्र में तो हालात और भी खराब है। यहाँ पर लोगों को एक एक मटकी पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो इंतजार के बाद भी खाली लौटना पड़ता है। रोहट क्षेत्र के 80 गाँव में पेयजल को लेकर बुरे हालात हैं। यहाँ के तालाब सूख चुके हैं तो कुएं में खारा पानी जमा हो गया है। क्षेत्र के 45 गांवों और ढाणियों में जलदाय विभाग की ओर से टैंकर की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन टैंकरों के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि निजी टैंकर के ज्यादा राशि वसूलने से कई परिवारों के लिए पानी मंगवाना संभव नहीं होता है। इसलिए जैसे ही विभाग की ओर से भेजे गए टैंकर के आने का वक्त होता है, यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। ये तस्वीरें पाली जिले के रोड उपखंड के सोनाई लाखा गाँव की है। इस गांव की आबादी 3000 है। जलदाय विभाग की ओर से इस गांव में पानी के नल कनेक्शन भी कर रखे हैं, लेकिन उनमें पानी देखने को कम ही मिलता है। प्रशासन की ओर से गांव में 2 टैंकर रोजाना पानी सप्लाई की व्यवस्था की गई है और दोनों वक्त यहां ऐसे ही भीड़ लगती है। पानी कोनी है, तरे मरो गाया नी मोरे नी है वातरो देन पानी है कोनी धनी तरे मरे मई मरो। एक छोटी वेरी है तो कर में है घर बड़ो पड़ो लड़ी जवान ने धनी पावा हो ने है घुका तला घुकी गयो सपा। आप देखो भरतपुर संभाग मुख्यालय के सबसे बड़े विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में रौनक आने लगी है और ये रौनक उस वक्त और शानदार हो उठी जब यहाँ म्यूजिक सिस्टम पर चलने वाले रंगीन फव्वारों ने इंद्रधनुषीय छटा बिखेरनी शुरू कर दी। इन रंगीन फव्वारों को देखने के लिए शहर भर के लोग विश्व प्रिय शास्त्री पार्क पहुंच रहे हैं। विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में यूआईटी की ओर से इस प्लांट को लगवाया गया है। यहाँ म्यूजिक बजने के साथ ही फव्वारे ऊपर नीचे रंगीन लाइटों के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यूआईटी ने 52 लाख रुपए की लागत से विश्व प्रिय शास्त्री पार्क की सूरत फिर संवारी है। इसमें 8.5 लाख रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर की तर्ज पर पार्क में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निर्माण, 15 लाख रुपए की लागत से बच्चों के मनोरंजन के लिए
तरह तरह के झूले, फिसलन पट्टी के अलावा 23.5 लाख रुपए की लागत से एट होम स्टेज, आमजन के बैठने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए की लागत से पार्क के करीब 300 वर्ग मीटर क्षेत्र में आरसीसी की हट भी बनाई गई है। आपको बता दें, 21 साल पहले 2001 में यूआईटी की ओर से विश्व प्रिय शास्त्री पार्क का निर्माण किया गया था। शुरुआती दौर में पार्क की खूबसूरती को निहारने के लिए शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आया करते थे, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं ठहर सकी। पार्क के बदहाल हो जाने के साथ ही पर्यटकों की संख्या ना के बराबर रह गई थी, लेकिन एक बार फिर पार्क की सूरत बदल गई है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के सामने एक बार फिर सांप्रदायिक सद्भाव का नज़ारा देखने को मिला। हर साल की तरह चेटीचंड का जुलूस जब दरगाह के सामने पहुंचा तो मौलाई कमेटी समेत कई संस्थाओं ने चेटीचंड के जुलूस और सिंधी समाज के नुमाइंदों का पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस जुलूस की अगुवाई करने वालों को साफा पहनाकर सभी को चेटीचंड की मुबारकबाद दी गई। इस अवसर पर कमेटी के संस्थापक सैयद गनी गुर्देजी, अंजुमन सदर मोइन हुसैन चिश्ती, वाहिद हुसैन अंगारा सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान करीब 900 लोगों की दस्तारबंदी भी की गई। गौरतलब है कि झूलेलाल जयंती के अवसर पर चेटीचंड शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें करीब 50 झांकियां तैयार की जाती हैं जो शहर का भ्रमण करती हैं। जो है इस तरह दरगाह के यहाँ पर दरगाह की चौखट पर हमारे भाइयों का जो है सम्मान किया है और सभी को जो है उनका इस्तेमाल किया है। ये सौहार्द बना रहे, ये शांत बनी रहे। मैं इस सब के लिए आज हमारे सारे सिंधी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राजसमंद के कांकरोली में हिंदू नव संवत्सर और 5 दिवसीय गणगौर महोत्सव के आगाज के तहत शनिवार शाम को दीपदान और आतिशबाजी की गई। कोरोना काल के 2 साल बाद नगर परिषद की ओर से शहरवासियों ने राजसमंद झील के जलघरा घाट पर दीपदान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने झील में दीपदान कर नया वर्ष मनाया और गणगौर महोत्सव की शुरुआत की। यहां आयोजित दीपदान और भव्य आतिशबाजी कार्यक्रम में अतिथि कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के साथ साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, सभापति अशोक टांक, द्वारिकाधीश मंदिर के कार्यवाहक मंदिर अधिकारी विनीत सनाडे के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ घाट पर 1111 दीपक जलाए गए। दीपक से स्वास्तिक ओम 2089 बनाया गया। इनके चारों ओर दीपक जलाए गए। इस बार इन दीपकों को झील में प्रवाहित नहीं किया गया, बल्कि घाट पर ही दीप जलते रहे। इस मौके पर एक मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम तरह की दुकानों के साथ साथ हवाई झूला, चक्री, मिकी माउस जैसे मनोरंजन के साधन भी लगाए गए हैं। झालावाड़ में भी नव संवत्सर हिंदू नव वर्ष का धूमधाम से स्वागत किया गया। नव संवत्सर के स्वागत के लिए यहाँ हिंदू नव वर्ष महोत्सव आयोजन समिति की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सभी हिंदूवादी और सामाजिक संगठन सम्मिलित हुए। इस दौरान पूरे शहर को केसरिया पताकाओं और तोरण द्वारों से सजाया गया। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए शहर के चौराहों पर पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले झालावाड़ शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी पीले चावल बांटकर नागरिकों को शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो वहीं जिले के भवानी मंडी, चौमहला, पिड़ावा, अकलेरा सहित कई कस्बों और गाँवों में भी जुलूस का आयोजन किया गया। नव संवत्सर के अवसर पर झालावाड़ शहर में आयोजित शोभा यात्रा में नासिक के 51 सदस्यों की टीम द्वारा ढोल ताशे का प्रदर्शन किया गया। तो वहीं ग्लाइडर द्वारा शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं उज्जैन की तोपों द्वारा फूलों की वर्षा भी की गई। इस दौरान करीब 500 युवा हाथों में केसरिया ध्वज ले चल रहे थे। तो वहीं सैकड़ों लोग भगवा साफा पहने हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। साथ ही सैकड़ों महिलाएं भी साफा पहनकर हाथों में तलवारें लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुई। इसके साथ ही लखनऊ से आए कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण और शिव पार्वती की लीलाएं और अंतर्राष्ट्रीय शंखवादक द्वारा शंखवादन ने भी लोगों को आकर्षित किया। 2 साल के इंतजार के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित मां चामुंडा मंदिर के दरवाजे नवरात्र के मौके पर भक्तों के लिए खुल गए हैं। इस वजह से नवरात्र के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां चामुंडा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया। यहाँ मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद आखिर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के मां चामुंडा मंदिर के दरवाजे एक बार फिर खुल गए हैं। लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुरक्षा की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। उसके बाद मेहरानगढ़ में नवरात्रों में जो मेले की व्यवस्था है, चामुंडा माता के
तो इसमें पुलिस की तरफ से बहुत ही मकबूल व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही जायज़ है और माकूल व्यवस्था है। राजस्थान पुलिस का बहुत ही अच्छा सहयोग है और हमारी स्पोर्ट की भी व्यवस्था जो है चाक चौबंद है। हर जगह श्रद्धालुओं के लिए छायादार टेंट की व्यवस्था की गई और पीने के पानी की व्यवस्था की गई। सर, मेहरानगढ़ दुर्ग को जो है पॉलीथीन रहित बनाया गया क्या? बिल्कुल सर, पॉलीथीन रहित बनाया गया। जैसा कि बताया गया है, वो सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं, तो वहाँ पॉलीथीन को बदली किया जा रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में कोरोना काल की वजह से 2 सालों से रामनवमी पर्व पर शोभा यात्रा और झांकियां नहीं निकाली जा रही थी, लेकिन इस बार यहां भव्य तरीके से रामनवमी पर्व का आयोजन किया जाना है। रामनवमी की तैयारी के लिए नवलगढ़ के गणेशपुरा, नागरपुरा, मिट्ठू का धर्मशाला, खटिकान मोहल्ला में रामनवमी शोभा यात्रा समिति के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इस बात की चर्चा हुई कि रामनवमी पर्व पर शोभा यात्रा के दौरान प्रशासन की टीम भी मौके पर मुस्तैद रहेगी। बीजेपी नेता योगेंद्र मिश्रा ने इस बार रामनवमी की तैयारी की कमान संभाल रखी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रामनवमी पर्व इस साल भव्य तरीके से मनाया जाएगा और इस दौरान नवलगढ़ नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर सेवा समिति के संयोजक राम कुमार सिंह ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर 4 अप्रैल को है, लेकिन उससे पहले सिंजारा मनाया जा रहा है। इसी मौके पर दौसा के वृंदावन गार्डन में गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। पारंपरिक परिधान पहनकर इस कार्यक्रम में महिलाएं शामिल हुई और गणगौर कंपटीशन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मिसेज गणगौर को भी चुना गया। इस कार्यक्रम में महिलाएं गणगौर की खुशियों में डूबी हुई नजर आईं। इस दौरान महिलाओं ने गणगौर फेस्टिवल को जमकर एंजॉय किया और खूब डांस किया। गणगौर का फेस्टिवल चल रहा है, अभी 16 दिन का गणगौर फेस्टिवल चलता है और 4 तारीख को गणगौर सब पूजती हैं। जो आज यहाँ पर गणगौर का प्रोग्राम स्टार्ट आज किया है आयोजित, तो वो बहुत अच्छा गया है और बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा किया है। वैसे तो ये चैत्र पक्ष की तृतीया को आता है और जब इसको मनाया जाता है गणगौर का ये प्रोग्राम, और यह एक 16 श्रृंगार के रूप में माना जाता है। एक तरीके से माता पार्वती और शिव जी इनको गणगौर माना जाता है। पूरे प्रदेश के साथ साथ दौसा में गणगौर से पहले सिंजारा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं हाथों में मेहंदी लगा रही हैं और गणगौर का पूजन कर रही हैं। वैसे तो गणगौर का पूजन धुलंडी के दिन से शुरू हो जाता है और 16 दिनों तक गणगौर पूजा की जाती है। सोमवार को गणगौर पूजा का अंतिम दिन है और उससे पहले आज सिंजारा का उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में गणगौर भी एक है। दरअसल जिस लड़की की शादी होती है तो वो पहले वर्ष में अपने पीहर में आकर गणगौर पूजती है और उस दौरान उनकी बहनें और भाभियां भी पूजा करती हैं। वहीं मुख्य गणगौर के दिन संपूर्ण महिलाएं गणगौर का पूजन करती हैं। सिंजारा मनाएंगे, झारी सजा के लेके आए हैं और मेहंदी लगाएंगे, घेवर खाएंगे और खूब आनंद से गणगौर पूजेंगे। श्रृंगार करके झारी भरने के लिए गए हैं, अब आके हम गणगौर पूजेंगे। ये हम हमारी सुहाग की लंबी उम्र के लिए हम ये गणगौर पूजते हैं। गणगौर पूज के उसके बाद फिर हम अपने अपने घर जाएंगे, फिर बाद में हम सारे मिलके मेहंदी लगाएंगे। गणगौर पूजेंगे और ये अच्छी ड्रेस पहन के और मेहंदी लगाएंगे।